नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल फ्रीडम एजुकेशन में। इससे पिछली वीडियो में हमने आपको विभाज्यता के कुछ नियम सिखाए थे और उन विभाज्यता के नियम के आधार पर आज कुछ प्रश्नों को हल करके देखते हैं। चलिए इन सवालों को सोल्व करते हैं। जैसे ये पहला सवाल है 5, 4, 3, 2 स्टार और 7। उसके आगे लिखा है 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 9 से विभाज्यता का रूल मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था कि अगर इन अंकों का योग 9 हो या 9 का पूर्ण गुणज हो तो वो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। तो चलिए इसको चेक कर लेते हैं। तो 7 और 2 9, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 5 और 4 9, ये कैंसिल आउट हो गए। बचा क्या यहाँ पर 3। तो स्टार की जगह क्या होना चाहिए जो 9 का पूर्ण गुणज बने। तो स्टार की जगह पर आंसर होगा 6, क्योंकि 6 और 3 9 होकर ये 9 से विभाजित हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए 5, 8, 2, 4 स्टार को 11 से विभाजित किया जा सकता है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। तो 11 का रूल जब हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में तो ये पढ़ा था कि इसके एकांतर अंकों का योग या तो 0 हो या 11 का पूर्ण गुणज हो। तो देखिए इसमें हम जोड़ेंगे इसको 5 और 2 7 और 7 में जोड़ेंगे स्टार, यानी ये हो जाएगा 7 प्लस स्टार और ये हो जाएगा 8 और 4 12। तो अगर हम 12 में से 7 प्लस स्टार को सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी इन दोनों का अंतर लिखना था हमें, यानी 12 में से सब्ट्रैक्ट कर दें 7 प्लस स्टार को, तो इसका आंसर आ जाना चाहिए। तो देखिए 12 में से पहले 7 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, कितना बचेगा 5। अब बचेगा माइनस स्टार। इसका मतलब ये हुआ 5 में से क्या घटाया जाए कि 0 आ जाए। तो 5 में से 5 ही घटाने पर 0 आ जाता है, इसलिए इसका आंसर होगा 5। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये लिखा है स्टार 3, 8, 1 11 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। देखिए इसके एकांतर अंक जोड़ लेते हैं, यानी 8 प्लस स्टार, 8 प्लस स्टार और इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम 4। तो देखिए यहां पर 8 में से 4 को ही सब्ट्रैक्ट कर दें, कितना बचेगा 4 और 4 प्लस स्टार आपके पास यहां बचा है। इसका मीन्स ये होता है कि 4 में क्या जोड़ा जाए कि वो 11 बन जाए। तो 4 में 7 जोड़ने से वो 11 हो जाता है, अतः इसका आंसर 7 हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये लिखा है 7, 3, 8, A, 6, A 11 से विभाज्य है तो A के स्थान पर क्या अंक आएगा। तो 11 वाली प्रॉपर्टी हमें इसमें लगानी है कि इसके जो एकांतर अंक होंगे इनके अंकों का अंतर या तो 0 आना चाहिए या 11 का पूर्ण गुणज हो। तो देखिए 8 और 7 15, 15 और 6 21 और यहां से 3 प्लस A प्लस A, यानी 3 प्लस 2A। इसका अंतर या तो 0 आए या 11 का पूर्ण गुणज आए। तो 21 ऐसे रहेगा, माइनस का निशान 3 माइनस के 2A। तो 21 में से 3 जाएंगे 18 बचेंगे और माइनस के 2A। अब हम यहां देखेंगे कि A के स्थान पर कौन सा अंक रखने पर यह 18 में से 18 घटकर 0 हो जाता है। तो अगर हम A की जगह 9 रख दें तो यह 18 माइनस 18 हो जाएगा। तो इसका आंसर सीधा क्या आएगा 9। अगला सवाल देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6, 7, 0, 9 में जोड़ने पर योगफल 9 से विभाजित हो जाए। तो 9 की जो प्रॉपर्टी मैंने आपको समझाई थी यहां पर वो लगा देंगे। तो 9 तो 9 से डिवाइड हो रहा है पूरा। 7 और 6 कितना हुआ 13 और हमें किससे डिवाइड करना था ये 9 से। तो इसमें अगर हम 5 और जोड़ दें तो ये 18 हो जाता है और 18 9 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है, अतः इसका आंसर कितना होगा 5। देखिए बोर्ड पर लिखे हुए कुछ सवाल हैं, इनमें विभाज्यता की जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी उनका यूज बहुत कम होता है और ये एक अलग टाइप के सवाल होते हैं। यहाँ पर देखिए जैसे ये है, यदि 100 तथा 1000 के बीच किसी पूर्णांक के अंकों का योगफल संख्या में से घटाया जाए
तो उसका परिणाम सदैव किससे विभाज्य होगा। तो आपको सोचना यह है कि कोई भी यहाँ संख्या है जो 100 तथा 1000 के बीच हो सकती है, यानी 545 हो सकता है, 649 हो सकता है, 875 हो सकता है। उसके अंकों को अगर हम घटा दें उसी संख्या में से तो वो किससे विभाजित होगा। तो ऐसे सवाल को करने के लिए देखिए हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि वो संख्या 3 अंकों की होगी, क्योंकि वो 100 से ज्यादा है और 1000 से कम है। तो जब 3 अंकों की हम संख्या कोई भी मानते हैं तो 100x प्लस 10y और प्लस z इस तरह मान लेते हैं। वो कह रहे हैं उसके अंकों को घटा दिया जाए, तो इसके अंक होंगे x, y और z। जब हम इनके अंकों का योग इसमें से घटाएंगे तो -x, -y और -z हो जाएगा। तो 100x में से x जाएगा, 99x हो जाएगा, 10y में से y जाएगा, 9y हो जाएगा और z प्लस माइनस होने के कारण कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहां से अगर हम देखें तो ये 9, तो यहां से बचेगा 11x माइनस y। तो 9 इसका एक गुणनखंड है, इसलिए ये संख्या हमेशा किससे डिवाइड होगी, 9 से। अगला सवाल देखते हैं, यदि m प्लस n धनात्मक पूर्णांक हो तथा m माइनस n एक सम संख्या हो तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किसके द्वारा विभाज्य होगा। देखिए अगर ऐसे सवाल आपको कहीं भी करने आ जाए तो इन्होंने कहा m प्लस n एक धनात्मक पूर्णांक है तथा m माइनस n एक सम संख्या है। तो सम संख्या है इसका मतलब है उन दोनों का अंतर 2 का कोई गुणज होगा। तो मैंने यहां पर लिख दिया m माइनस n इक्वल टू 2p। देखिए सम संख्याओं को घटाएं या सम संख्याओं को जोड़ें, उनका जो आंसर आता है वो हमेशा एक सम संख्या ही आता है। तो इसका मतलब ये हुआ m प्लस n भी 2 का कोई पूर्ण गुणज होगा। अब उसने ये कहा है कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर हमेशा किससे विभाज्य होगा। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का अगर हम फॉर्मूला खोलते हैं तो ये जाता है m प्लस n और m माइनस n। देखिए m प्लस n की वैल्यू 2q, m माइनस n की वैल्यू 2p। तो यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4pq, तो 4 इसका एक फैक्टर होगा, तो इसलिए इसका आंसर हमेशा 4 से डिवाइड होगा। अगला सवाल देखिए, यदि कोई संख्या 11 और 13 से विभाज्य हो तो वह किस अन्य संख्या से अनिवार्य रूप से विभाजित होगी। पहला ऑप्शन इसमें मैंने आपको दिया है 11 प्लस 13, दूसरा ऑप्शन दिया है 11 माइनस 13, तीसरा ऑप्शन दिया है 11 मल्टीप्लाई 13 और चौथा ऑप्शन दिया है 429। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना ये होता है अगर ये दोनों नंबर अभाज्य संख्याएं हों तो वो आंसर हमेशा मल्टीप्लाई में पहुंचता है। तो ये संख्या 11 गुणा 13 से ही विभाज्य, जो सही आंसर होगा वो होगा 11 गुणा 13।